बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद नौफल सफ़ान और मैं सन नौफल्स एकेडमी को चलाता हूँ हैदराबाद, लतीफ़ाबाद, सिंध के अंदर और ये पाकिस्तान में वाक़ है। और CSS के एग्ज़ाम्स अभी कंडक्ट हुए फरवरी 2020 के अंदर और उसमें बहुत सारे सवाल जो है वो आए और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें से कुछ सवाल को आपके लिए सॉल्व करा सकूं ताकि नेक्स्ट कमिंग जो एग्जामिनेशंस अगले साल होने वाले हैं उसके अंदर आपकी कुछ प्रिपरेशन हो सके। तो इस वक्त मेरे सामने जो सवाल है वो ये है कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस इन द कॉन्टेक्स्ट of international law and critically evaluate the legitimacy of United States use of force against Iraq. CSS International Relations Paper 1 2020। ये सवाल अभी हाल ही में आया और आप देख सकते हैं कि बड़ा ही टेक्निकल सवाल है, प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल का जो हिस्सा है, आमतौर पे CSS के सवाल के अंदर दो हिस्से होते हैं। उन दो हिस्सों के अंदर से जो एक हिस्सा होता है वो इब्तिदाई होता है, उसके अंदर ज्यादातर स्टेटमेंट होता है या कोई इंफॉर्मेशन होती है या कोई ऐसी बात होती है जिसको कि वो नेक्स्ट हिस्से के अंदर जो है वो आपसे क्रिटिकली एनालाइज कराता है, आपसे वो जवाब मांगता है। यहाँ पे वो बताता है कि एक चीज होती है प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस और ये होता कहाँ पे वो खुद ही बता रहा है, वो होता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। ठीक है जी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये सवाल जो है वो बेसिकली आप देख सकते हैं कि प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस जो है वो बता भी रहा है आपको इनडायरेक्टली कि इंटरनेशनल लॉ का जो है वो टॉपिक है। हालांकि आप ये देखिए कि ये सवाल जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का है, तो फिर वो इंटरनेशनल लॉ क्यों पूछना चाहता है आपसे, ये सवाल भी आपके जहन में हो सकता है। उस वक्त जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हो तो आपके जहन में आए कि इंटरनेशनल लॉ का सवाल मुझसे क्यों पूछ रहा है। लेकिन अगर आप एक सच्चे और हार्ड वर्कर CSS स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप CSS की एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, सिलेक्शन ऑफ पेपर्स का क्वेश्चन आपके सामने होता है। व्हेन यू आर गोइंग टू इनिशिएट और यू डिसाइड दैट नाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द CSS examinations and you actually started the preparation of CSS examinations, the first standard operating procedure to initiate your preparation is that go to the syllabus and go through with the syllabus, and you should have the complete and comprehensive idea about the structure of syllabus। तो syllabus के अंदर नंबर 7 पे IR के CSS के सिलेबस पे नंबर 7 पे ये सिलेबस 2016 के अंदर अपडेट हुआ है। तो 2016 के बाद का जो CSS का सिलेबस है उसको आप अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर इंटरनेशनल लॉ का पूरा एक टॉपिक मौजूद है। वो आपको बोल रहे हैं कि आप इंटरनेशनल लॉ को पढ़ के आइएगा इन रिगार्ड ऑफ अप्रोचेस ऑफ पीस। ठीक है, तो ये चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं है। वो कह रहा है कि आप प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ पहले तो आप समझ लीजिए कि आपको पता है कि नहीं पता है, फिर उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करें। देखिए क्रिटिकली इवेल्युएट एक एक लफ्ज की अहमियत होती है। क्रिटिकली इवेल्युएट, जब मैं क्रिटिकली की बात करता हूं तो क्रिटिकली मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि आप जब किसी चीज को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो आप उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स को जो है बयान करते हैं। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप उसको सिर्फ मंफी कर दें, उसकी बुराइयां बता दें, या ये भी नहीं होना चाहिए कि उसके पॉजिटिव अच्छाइयां बता दें। क्रिटिकली यानी कि आप बैलेंस उसका जो है वो एक तनकीदी जायजा पेश करें। और इसके अंदर उसने लफ्ज एक और इस्तेमाल किया, इवेल्युएट। इवेल्युएट जो होता है ये बेसिकली आपसे कह रहा है कि आप इसका तखमीना लगाइए, आप अंदाजा लगाइए, उसको इवेल्युएट करें, उसकी वैल्यू का अंदाजा लगाइए। दी लेजिटिमेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यूज ऑफ फोर्स, जो अमेरिका ने ताकत का इस्तेमाल किया उसकी लेजिटिमेसी का अंदाजा लगाइए कि वो क्या वो लीगल था या इलीगल था। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लीगल था या इलीगल था। ठीक है, तो यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट इराक। तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि 1990 से
जो सिक्योरिटी काउंसिल है 1990 से वो इंक्रीजिंगली ऑथराइज कर रही है यूज ऑफ फोर्स अंडर द चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, और उसने ये ऑथराइज कई दफा किया है। एक केस के अंदर नहीं किया, सिर्फ इराक के केस में नहीं किया, फॉर्मर यूगोस्लाविया के केस में भी उसने प्रीएम्प्टिव मेजर्स की इजाजत दी थी, प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस की इजाजत दी थी। हेटी के केस के अंदर भी, जैसे लियोन के केसेस के अंदर भी उसने इस बात की इजाजत दी थी। मुख्तलिफ जगहों पे, कहीं पे नेवल ब्लॉकेट की सूरत में, कहीं पे सैंक्शंस की सूरत में, आज भी ऐसा कर रही है। तो ये लेजिटिमेट है। पहली बात ये कि अमेरिका बहुत होशियार कंट्री है और वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा जिसके अंदर के उसको जो है वो इंटरनेशनल लॉ की प्रोटेक्शन हासिल ना हो। और इंटरनेशनल लॉ की प्रोटेक्शन उसके लिए हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल उसके घर की लौंडी है, यूनाइटेड नेशंस उसके घर का सर्वेंट है। मैं इन द कैपेसिटी ऑफ टीचर कुछ अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हैं। इन अल्फाज को आप राइटिंग में कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को जो चलाने वाले जो चंद मुमालिक हैं, और ये उन पे क्रिटिसाइज होता है किस सेंस में, ये भी समझ लीजिए कि जाहिर सी बात है सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनके ऊपर ये ब्लेम लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा को दरअसल यही लोग चलाते हैं, इन्हीं के फैसले जो है वो सारी दुनिया के ऊपर लागू होते हैं। जिस जगह वो चाहें वहां पे तो वो डेमोक्रेसी लेके आ जाते हैं, और जिस जगह वो चाहते हैं वहां पे किंगशिप सालों से चल रही, कोई पूछने वाला नहीं है। सॉरी टू से, मैं फिर अगर नाम ले दूं, नहीं लेता चले नाम, आप जानते हैं बहुत सारे ममालिक हैं आज भी वहां पे किंगशिप है, लेकिन चूंकि वो अमेरिका के चहीते हैं तो वहां पे डेमोक्रेसी लाने की जरूरत नहीं है। और जो लोग अमेरिका के चहीते नहीं है तो वहां पे वो फौरी तौर पे डेमोक्रेसी आनी चाहिए, और वहां के लोग, वहां की गवर्नमेंट्स को टॉपल कर दिया जाता है, वहां के हुक्मरानों को बालों से घसीटते हुए बाहर रोड पे लाया जाता है, और वहां पे उनको मकसद के मॉब्स उनको किल कर देते हैं। क्या आपको कर्नल कज़्ज़ाफ़ी का वो सीन याद नहीं है जो कि यूट्यूब के ऊपर जो है वो वायरल हुआ था, और किस तरीके से उसको मजमे में लाके मार दिया गया था? तो जो है वो इस वजह से कि उस पे वो एक वक्त था कि वो दुनिया का चहीता था, लेकिन एक वक्त आया कि वो दुनिया का चहीता नहीं रहा। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या, ये तो एक लंबी कहानी है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, लेकिन आप ये जरा सा आंखें खोलें, जैसे कि इकबाल कहते हैं कि खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। ये जो जरा है ना, इस पे बड़ा एम्फेसिस है, कभी गौर कीजिएगा, ठीक है जी। सो बहरहाल कहता है कि सिंस 1990 सिक्योरिटी काउंसिल हैज इंक्रीजिंगली ऑथराइज्ड द यूज ऑफ द फोर्स अंडर द चैप्टर 7 ऑफ द चार्टर। तो आपको एक बात तो पता चल गई कि ऐसा अक़वाम मुत्तहिदा ने इजाजत दी है, सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐसा करने की इजाजत दी है। इराक के अंदर अमेरिका जो है वो किसी इललेजिटिमेट तरीके से जो है वो दाखिल नहीं हुआ। तो ये तो एक बात इस सवाल की पहले हिस्से की ये वाली बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अब बात यह है कि ये एग्जामिनर क्यों पूछ रहा है? एग्जामिनर को जाहिर सी बात है, कोई आप एक जरा से उसका तो जवाब नहीं देंगे। आपने पूरा का पूरा 5-6 पेज का सवाल का जवाब लिखना है, जिसके अंदर आपने डिफरेंट पैराग्राफ्स जो है वो क्रिएट करने हैं। वहां पे आपने जो है वो इंट्रोडक्शन भी देना है, आपने उसको जो है क्रिटिकली एनालाइज, जैसे उसने कहा है, एनालिसिस भी करना है, एवेल्युएट भी करना है। उसके बाद आपने आखिर में उसमें कंक्लूजन भी देना है। तो वो आपकी राय जानना चाहता है, आपकी मैच्योरिटी को समझना चाहता है। तो देखिए, मैं आपके लिए इसमें एक छोटा सा जो है वो हेल्प कर सकता हूँ। बाकी लिखना तो आप ही ने है, जब तक कि आपके पास राइटिंग स्किल्स नहीं होगी, until unless you don't have the command of expression in terms of writing, you cannot win the race of CSS. Remember, the medium of expression is English language, and until unless you don't have the excellent command of the English language, you cannot win this race of CSS examination. So please keep writing, please keep reading, and make it check from your seniors. Okay? तो आ जाते हैं इसके ऊपर। तो कहते हैं is preemptive war. What is preemptive war? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको शायद नहीं पता हो कि आजकल इसका फैशन चल निकला है। इसका फैशन किस तरह से चल निकला है कि अभी हाल ही में आपको पता होगा यूरी सेक्टर के ऊपर जो है वो भारत ने जो है वो अपने नाम नेहाद अटैक के हवाले से ये क्लेम किया कि हमने जो है वो कुछ टेररिस्ट को जो है वो वहां पे अटैक किया है, प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस
के अम्ब्रेला तले और प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस के अम्ब्रेला तले वो पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुसे और उन्होंने दहशतगर्दों का खात्मा किया और वो चले गए। देखिए प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस के जो बैकग्राउंड है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस है ये बेसिकली असल जो इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी इमिनेंट थ्रेट जो है और नॉन इमिनेंट थ्रेट इन टर्म्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज उसको आप सबसाइड करने के लिए, उसको आप खत्म करने के लिए, उसको आप किल करने के लिए प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस मेजर्स ले सकते हैं। ये जो है वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है वो लीगल माना जाता है और इसके लिए आपको कुछ थोड़े से प्रोसीजर्स हैं उनको कवर करना पड़ता है और इस तरह से आप लेजिटिमाइज हो जाते हैं। तो अभी उरी सेक्टर के अंदर भी ऐसा जो है वो भारत ने किया, हालांकि ये अब कहां तक दुरुस्त है कहां तक गलत है इसके लिए तो आपको इंटरनेशनल लॉ को जो है वो रुजू करना पड़ेगा और ये फिर एक लंबी बहस हो जाएगी। फिलहाल हमारा सवाल जो है वो इराक के ऊपर जो एग्रेशन था अमेरिका का, उस हवाले से जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमें देखना आएगा। तो पहली बात तो ये कि लेजिटिमाइज था। अब ये लेजिटिमाइज होने के साथ साथ वक्त ने इसको कहां तक जो है वो सही साबित किया, ये है सवाल का जवाब जो इसके अंदर आपने देना है। तो मैंने इसके हवाले से कुछ लिखा है, मैं पढ़ देता हूं कि प्रीएम्प्टिव वॉर इज एन एंटिसिपेशन ऑफ इमीडिएट एग्रेशन बाय अनदर पार्टी। यानी कि ये प्रीएम्प्टिव वॉर जो है बेसिकली एक एंटिसिपेशन है, प्रिपरेशन है, तैयारी है फौरी तौर पे किसी एग्रेशन का जवाब देने के लिए किसी और पार्टी की। ठीक है जी, तो आप प्रीएम्प्टिव डिफेंस मेजर्स लेते हैं, इस हवाले से आप वॉर भी वेज कर देते हैं। जैसे कि अमेरिका ने वॉर प्रीएम्प्टिव डिफेंस के नाम पे जो है वो इराक पे की, अफगानिस्तान के अंदर 9/11 के बाद की। तो ये सारे के सारे प्रीएम्प्टिव डिफेंस मेजर थे कि आप जो है वो एमिनेंट या नॉन एमिनेंट सिक्योरिटी जो कंसर्न्स हैं, जो ऐसी जगह हैं जो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर ये जगह इन्वॉल्व है, उनको खत्म करने के लिए आपने प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस मेजर्स लिए। इवन ये कि आपने जो है वो प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस मेजर्स लेते हुए वॉर वेज कर दी। ठीक है जी, और उसका आप नतीजा अब देख रहे हैं। बहरहाल सन 2003 के अंदर इराक के ऊपर जो है हमला अमेरिका का और उसके 40 से 45 इत्तेहादियों का जो है वो हुआ और आपने देखा कि उन्होंने जो उसके हवाले से जो प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस का जो बहाना बनाया था उसके तहत उन्होंने कहा था कि इराक के पास जो है वो केमिकल वेपन्स हैं और इसके साथ साथ वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को जो है वो हार्बर कर रहा है, यानी कि उनको वो जगह दे रहा है कि वहां पे टेररिस्ट जो है वो एक्टिव हो जाए। ये क्लेम लेके जॉर्ज बुश सीनियर की जो हुकूमत है और उसने अक़वाम मुत्तहिदा की अम्ब्रेला तले सारे के सारे जो इंटरनेशनल लॉज की जो रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करते हुए कुछ इत्तेहादी बनाए और उस वॉर के अंदर कूदा 2003 के अंदर। और आपने देखा कि जो कुछ हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन आपने देखा कि वहां पे केमिकल वेपन्स नहीं मिले, किसी भी किस्म के तबाही फैलाने वाले वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाज नॉट डिस्कवर्ड विद इन द इराक और फ्रॉम द इराक। सो इसके साथ साथ जो है वो आपने ये भी देखा कि जो है वो जितने भी उसके क्लेम्स थे कि भाई वहां पे टेररिस्ट हार्बर हो रहे हैं वो कुछ भी नहीं हुआ और कुछ ऐसा नहीं निकल सका और यूं अमेरिका जो है वो वहां पे इस लिहाज से झूठा साबित हुआ। तो अब ये बताइए कि अगर उसने सारा कुछ किया तो उसको इसकी क्या सजा मिलेगी। लातादाद लोग जो है वो अपनी जानों से गए, उसमें खुद अमेरिका के सोल्जर्स भी और जो है वो इराक के लोग भी मारे गए। वो बेगुनाह लोगों का खून का जो गुफारा है वो कौन भरेगा, ये एक सवाल यहाँ पे बनता है। दूसरी चीज ये कि जो इस हवाले से आपको एक बहुत क्लियर कट जो है वो बयान आने वाले सालों के अंदर टोनी ब्लेयर साहब की जानिब से मिलता है। बरतानिया के वजीर आजम थे, उन्होंने क्लियरली ऑन पब्लिक आके जो है ये बात कही और बरतानवी अवाम से माफी मांगी कि हम 2003 के अंदर इंतहाई गलत थे, हमने जो किया इराकी अवाम के साथ वो गलत था। इराक के अंदर किसी भी किस्म के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले और ये पूरा का पूरा कदम जो है वो गलत था।
अब इसके लिए उन्होंने बरतानवी अवाम से तो माफी मांग ली, कोई ये पूछे कि उन्होंने इराकी अवाम से माफी मांगी जिनके बच्चे, जिनके माँ बाप, जिनके अजीज मरे इसके अंदर, जिनके घर तबाह हुए। टोनी ब्लेयर साहब का अगर घर तबाह कर दिया जाए, उनकी किसी बेटी या बेटे को मार दिया जाए, तो उनसे पूछे कि क्या माफी काफी होगी? तो ये तो बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं जिसको आप क्रिटिकली एवेल्युएट करेंगे। हाँ, इसके अंदर आप जो राइटिंग है उसको बड़ा बैलेंस करके चलेंगे, आप इंटरनेशनल लॉ को लेके चलेंगे, आप ये जो मैंने आपको टोनी ब्लेयर साहब की वाकया बताया, इसको आप बैलेंस तरीके से यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस event within your writing, and you can elaborate your argument through these evidences, but the answer should be in a very diplomatic manner. You cannot cross the limits, you cannot be negative, you should be careful about the entire creation of your writing. This should be in a very balanced manner. ठीक है जी, सो जवाब आपको मिल गया, और आई होप कि मैं इस वीडियो को ज्यादा तवील नहीं करते हुए इसको यहीं पे खत्म करता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।